दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में हम सॉल्व करेंगे सामान्य ज्ञान और हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। आप जानते हैं कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में 4 खंडों में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका पूर्णांक 300 होता है। इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक और मानसिक क्षमता तथा मानसिक अभिरुचि और तार्किक क्षमता खंड से प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.5 अंक काटे जाते हैं। इसलिए जब भी आप ये प्रश्न हल करें तो बहुत अच्छे से, बहुत गंभीरता से और सजग होकर हल करें, ताकि गलत होने की संभावना कम से कम रहे। इस प्रैक्टिस सेट में हम सामान्य ज्ञान और हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए सामान्य ज्ञान और हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 1। पहला प्रश्न है, नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? तो याद रखिएगा, बहू बेगम का मकबरा आपका फैजाबाद में स्थित है, यानी अयोध्या में। अगला है, निम्नलिखित राज्यों में किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर, उत्तर प्रदेश की सीमा पंजाब के साथ नहीं लगती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है किस महीने के दौरान? तो सही उत्तर है, जून जुलाई के दौरान उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा फुर्सतगंज में। देखिए, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के फुर्सतगंज में स्थित है। इसकी स्थापना राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अधिनियम 2013 के तहत की गई थी। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। राजन साजन मिश्र ध्रुपद टप्पा गायन शैली सही है। ताज बेगम ठुमरी टप्पा सही है। बड़ी मैना, देखिए, बड़ी मैना ठुमरी टप्पा ये इससे संबंधित नहीं है। अंबाजी चतुर्वेदी ध्रुपद सही सुमेलित है। तो आप जान लीजिएगा दोस्तों, मैना केवल ठुमरी गायिका थी, न कि टप्पा गायिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, भारतीय शाक भाजी। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान श्रीनगर में नहीं है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। तो केंद्रीय उपोष्ण अनुसंधान संस्थान श्रीनगर में स्थित नहीं है, बल्कि ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, 18वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के गठबंधन में कुल कितनी सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया है? तो सही उत्तर है 292 सीटें। दोस्तों, 19 अप्रैल से 1 जून 2024 के मध्य संपन्न 18वीं लोकसभा के चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने कुल 292 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया है और इस लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सर्वाधिक 240 सीटें जीती हैं। अगला प्रश्न करंट अफेयर से है, हाल में किस देश ने वर्ष 2024 से 26 के लिए कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो सही उत्तर भारत ने, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। कोलंबो प्रक्रिया एशिया के 12 सदस्य देशों का एक क्षेत्रीय परामर्श मंच है। इसकी उद्घाटन बैठक वर्ष 2003 में श्रीलंका के कोलंबो में हुई थी। अगला प्रश्न है, 5 जून 2024 को किसने एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ किया है? तो सही उत्तर नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी। याद रखिएगा, 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ किया है। अगला है कि हाल में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च किया है?
तो सही उत्तर है दक्षिण कोरिया। याद रखिएगा, मई 2024 में दक्षिण कोरिया ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन लॉन्च किया है। ये अंतरिक्ष एजेंसी दक्षिण ग्योंगसांग प्रांत के साचेओन में स्थित है। अगला प्रश्न है, मई 2024 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के परिसर में डीआरडीओ उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है? तो ये आईआईटी कानपुर उत्तर प्रदेश में। दोस्तों याद रखिएगा, अगली पीढ़ी की रक्षा प्रौद्योगिकी के अनुसंधान के लिए डीआरडीओ उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना आईआईटी कानपुर के परिसर में की गई है। अगला प्रश्न है, मई 2024 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने किस खिलाड़ी को तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सही उत्तर है पीवी सिंधु को। दोस्तों ये भारत की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इनको तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता किस उपकरण से नापी जाती है? आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पीसी कल्चर से क्या तात्पर्य है? तो आप जानते हैं पीसी कल्चर व्यापारिक मत्स्य पालन को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर 1856 यानी 1856 में। 1856 के हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट के द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को कानून संगत बनाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश संसद के कौन से अधिनियम ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करने की व्यवस्था की थी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1773 के विनियमन अधिनियम या रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करने की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है, रियाल किसकी मुद्रा है? आपको बताना है। तो रियाल सऊदी अरब की मुद्रा है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बैंकिंग निम्नलिखित में से किस सेक्टर का उदाहरण है? चतुर्थ, तृतीयक, द्वितीयक या प्राथमिक? तो आप जान लीजिए कि बैंकिंग जो है तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो तमिलनाडु में स्थित है? अजंता की गुफाएं, हम्पी में स्मारकों का समूह, कोणार्क सूर्य मंदिर या महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता यानी NEIA निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के नियंत्रण में आता है? तो सही उत्तर है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के। अगला प्रश्न है, भारत के जनसंख्या इतिहास में किन दशकों को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है? तो 1951 से 1981। 1951 से 1981 जो है भारत के जनसंख्या इतिहास में जनसंख्या विस्फोट की अवधि कही जाती है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक प्रक्रियाओं के तहत घरेलू कचरे के अपघटन को कौन सा प्रदूषण कहा जाता है? तो उत्तर है प्राकृतिक प्रक्रियाओं के तहत घरेलू कचरे के अपघटन को जैव निम्नीकरण प्रदूषण कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। एक और प्रश्न है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस मिट्टी में प्रकृति में स्वतः जुताई की प्रवृत्ति या स्वतः जुताई वाली मिट्टी किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर काली या रेगुर मिट्टी को। आप जान लीजिए काली मिट्टी में जल धारण की क्षमता होती है। ये मिट्टी गीला होने पर ठोस और चिपचिपा हो जाती है, सूखने पर टूट जाती है, इसमें दरारें पड़ जाती हैं, इसलिए इसे स्वजुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस शहर को भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? आपको बताना है। तो भारत के मैनचेस्टर के रूप में अहमदाबाद को जाना जाता है। ये सूती कपड़ा मिलों के लिए विख्यात है।
अगला प्रश्न है बुशमैन जनजातियाँ किस क्षेत्र के आसपास घूमती हैं, आपको बताना है। तो ये कालाहारी मरुस्थल में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। कालाहारी दुनिया का एक विशाल मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल का क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप के बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका देशों की सीमा में फैला है। यहाँ पर बुशमैन नामक जनजाति रहती है। अगला प्रश्न है हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है, आपको बताना है। तो सही उत्तर सत्यमेव जयते, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। इसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है पुलिस द्वारा तैयार किए जाने वाले लिखित दस्तावेज FIR का पूर्ण रूप क्या है। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फेसबुक की निम्नलिखित में से किस विशेषता को पूर्वानुमान बाजार या प्रेडिक्शन मार्केट कहा जाता है। टाइमलाइन, फोरकास्ट, स्क्रैबल या न्यूज फीड को। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा फोरकास्ट को पूर्वानुमान बाजार कहा जाता है। फेसबुक का नाम अब मेटा हो गया है। इसके फोरकास्ट विशेषता को पूर्वानुमान बाजार कहा जाता है। अगला प्रश्न है CERT का पूर्ण रूप क्या है, आपको बताना है। तो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। CERT कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है। अगला प्रश्न है पहली देसी भारतीय मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्देशक कौन थे। तो याद रखिएगा दादा साहब फाल्के। दोस्तों याद रखिएगा पहली देसी भारतीय मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में प्रदर्शित हुई थी। इस फिल्म के निर्देशक ढूंढिराज फाल्के उर्फ दादा साहब फाल्के थे। अगला प्रश्न है कौन सा दिवस विश्व मधुमेह दिवस या वर्ल्ड डायबिटीज डे के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 14 नवंबर को। विश्व मधुमेह दिवस प्रतिवर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था, आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 में पारित किया गया था और 24 जनवरी 1951 को राष्ट्रपति ने इस पर मंजूरी या स्वीकृति दी थी। अगला प्रश्न है भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार वर्ष जो है किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था, आपको बताना है। तो ये था वर्ष 2013। याद रखिएगा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार वर्ष 2013 में अधिनियमित किया गया था। इसकी प्रवर्तन की तिथि 1 जनवरी 2014 है। अगला प्रश्न है आतंकवाद से निपटने के लिए पुलिस में बनी नवीन इकाई ATS को किसी विस्फोटक होने की सूचना पर कौन सा दस्ता भेजा जाएगा, आपको बताना है। तो सही उत्तर बम निरोधक दस्ता। दोस्तों याद रखिएगा आतंकवाद से निपटने के लिए पुलिस में बनी नवीन इकाई ATS को किसी विस्फोटक की सूचना होने पर बम निरोधक दस्ता भेजा जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसमें बहुत अधिक संख्या में उपयोगकर्ताओं को अवांछित थोक संदेश अंधाधुंध भेजे जाते हैं, इसको क्या कहा जाता है। तो इसको स्पैमिंग यानी अपसंदेशन कहा जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। दोस्तों स्पैमिंग एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसमें किसी व्यक्ति को एक ही विषय पर बार बार अवांछित मैसेज भेजा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी संविधान सभा की एक समिति है जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित नहीं हुई थी। संघ संविधान समिति, राज्यों संबंधी समिति, संघ शक्तियों की समिति या संचालन समिति। तो सही उत्तर संचालन समिति। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, आपको बताना है। तो सही उत्तर अनुच्छेद 15, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है।
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अनुच्छेद 14 में आप जानते हैं विधि के समक्ष समानता का मूल अधिकार दिया गया है। अगला है भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है, आपको बताना है। तो 243 ये पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। तो ये तो था सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस। अब आते हैं सामान्य हिंदी पर। यहाँ पर पूछा गया है घड़ा का तत्सम क्या होगा, आपको बताना है। तो घड़ा का तत्सम घट होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। और घोटक जो है ये घोड़ा का तत्सम रूप है। अगला प्रश्न है अंगोछा किसका तद्भव शब्द है, आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए अंगोछा अंग प्रोक्षा, अंग प्रोक्षा ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा का आरंभ कब से हुआ था। वर्ष हैं आपके 1500, 1800, 1000 या 500 ईस्वी। तो सही उत्तर है 1000 ईस्वी से हिंदी भाषा का आरंभ हुआ था। याद रखिएगा हिंदी भाषा का आरंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है। 1000 ईस्वी से भारतीय आर्य भाषा का नए युग में प्रवेश होता है। वस्तुतः मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की अंतिम अवस्था अपभ्रंश भाषा थी, जिससे आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर है गुजरात में। याद रखिएगा दोस्तों गुजरात राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ, लेकिन यहाँ के एक राजा जयभट्ट के शिलालेख में सबसे पहले देवनागरी लिपि का उदाहरण मिलता है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीज वपन काल का नाम किसने दिया था। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। दोस्तों हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड या प्रारंभिक काल को बीज वपन काल का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया। इस प्रथम कालखंड को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल, डॉक्टर ग्रियर्सन ने चारण काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल, रामकुमार वर्मा ने चारण काल या संधि काल नाम दिया था। किल्मिश, देखिए दिए गए विकल्पों में से किल्मिश का समानार्थी शब्द ढूंढिए। विषैला, पाप, भयंकर या महाविष। तो सही उत्तर है पाप। किल्मिश का समानार्थी शब्द जो है वो पाप होता है। अगला प्रश्न है महान का विपरीतार्थक शब्द क्या है, आपको बताना है। तो महान का विलोम तुच्छ होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों इनमें से कौन सा शब्द विहंग शब्द का अर्थ नहीं है। विमान, बादल, विलास और पक्षी। तो सही उत्तर है विहंग का अर्थ विलास नहीं है। विलास जो है ये नहीं है। विहंग में विमान, बादल और पक्षी ये विहंग के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में कृतघ्न का अर्थ दर्शाता सही विकल्प कौन सा है। कृतघ्न, कृतघ्न का हिंदी में अर्थ होता है जो किए गए उपकार को न मानता हो। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा एहसान फरामोश। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, मोर के पंख सुंदर होते हैं। मोर के पंख सुंदर होते हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों में सही शब्द पहचानिए। त्योहार, त्योहार, त्योहार या त्योहर। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। इनमें से त्योहार जो है सही शब्द है। अगला प्रश्न है सप्ताह में 7 दिन होते हैं। प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द क्या है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या कुछ भी नहीं। तो आप जान लीजिए जो सप्ताह में दिन है ये पुल्लिंग है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मैंने आम ले लिया है, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा। तो मैंने आम ले लिया है के बहुवचन है मैंने आम ले लिए हैं। मैंने आम ले लिए हैं। ऑप्शन सी आपका
सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कवि का सही बहुवचन रूप बताइए। कविवृंद, कविगण, कविजन या कविवर्ग। तो सही उत्तर है कवि का सही बहुवचन कविगण हो जाएगा। कवि का बहुवचन कविगण होता है। वस्तु कुछ संज्ञा शब्दों के पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग रूपों को बहुवचन में व्यक्त करने के लिए गण, वर्ग, लोग, वृंद और जन शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। अगला प्रश्न है भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है। भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा। तो सही उत्तर है भारत शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। क्यों? क्योंकि जिस शब्द से किसी एक वस्तु, स्थान, देश अथवा व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न है वह श्रेष्ठ उपासक है, इस वाक्य में विशेष्य कौन सा है। तो याद रखिएगा वह श्रेष्ठ उपासक वाक्य में प्रयुक्त विशेष्य उपासक है, जबकि श्रेष्ठ विशेषण हो जाएगा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें उपासक हो जाएगा। 54 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ है। देखिए, जीना एक कला है, पक्षी डाल पर चहचहाते हैं, वह अनेक बोलियां बोलता है और राम खेल कर चला गया। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो अनेक बोलियां बोलता है। इसमें सजातीय क्रिया का प्रयोग किया गया है। कुछ अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं के साथ उनके धातु की बनी हुई भावनात्मक संज्ञा का प्रयोग इसको सजातीय क्रिया कहते हैं। अब देखते हैं अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। देखिए, वह कविता गायन करती है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सामान्य वर्तमान। वह कविता गायन करती है, इस वाक्य में क्रिया सामान्य वर्तमान काल का बोध करा रही है। जिसमें वाक्य में कार्य का होना पाया जाता है वहाँ सामान्य वर्तमान होता है। अगला प्रश्न है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। 4, 2, 3 और 5। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो कर्ता की प्रधानता कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता और भाववाच्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता होती है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अव्यय को कौन सा अव्यय कहते हैं। तो सही उत्तर समुच्चय बोधक अव्यय। दोस्तों याद रखिएगा, दो शब्द, वाक्यांश अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अव्यय को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अगला है इनमें से उपसर्ग सहित शब्द कौन सा है। प्रयोग, ममता, प्रस्ताव या प्रतिमा। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर प्रयोग। प्रयोग उपसर्ग सहित शब्द है। प्रयोग में प्र उपसर्ग है। प्र उपसर्ग में योग, प्र प्लस योग से प्रयोग बनता है। अगला प्रश्न है गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो सही उत्तर है गाड़ी वाला में वाला प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। जैसे इक्के वाला, जूते वाला, जाने वाला, दूध वाला, इसमें वाला प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है चंद्रोदय में कौन सी संधि है, आपको बताना है। दीर्घ, वृद्धि, गुण या यण संधि। तो सही उत्तर है ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है। चंद्र प्लस उदय, चंद्रोदय, ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है। विवरण, लाघव, उपदेशक या निर्देशक। तो सही उत्तर उपदेशक जो है ये विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। विवरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, निर्देशक चिन्ह विराम चिन्ह के प्रकार हैं, जबकि उपदेशक विराम चिन्ह का कोई प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है थोथा चना बाजे घना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो सही उत्तर है अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति अधिक डींग हाँकता है। ऑप्शन सी सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है गद्यांश के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो बहुत आराम से जब आप गद्यांश पढ़ेंगे उसके पहले गद्यांश से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको पढ़ लीजिए, उसके आधार पर आप इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। गद्यांश के अतिरिक्त जिन पंक्तियों में नायक नायिका का मिलन होता है वहाँ रस की दृष्टि से कौन सा श्रृंगार होता है? अद्भुत, संयोग, वियोग या हास्य? तो सही उत्तर है यहाँ संयोग श्रृंगार होता है। दोस्तों याद रखिएगा कि संयोग श्रृंगार कहाँ उत्पन्न होता है। तो आप जान लीजिए कि जिन पंक्तियों में नायक नायिका का मिलन होता है वहाँ रस की दृष्टि से संयोग श्रृंगार होता है, परंतु विछोह अथवा वियोग होने पर वियोग या विप्रलंभ श्रृंगार उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो पंक्ति में म व्यंजन की आवृत्ति हुई है और वर्ण की आवृत्ति किस अलंकार में होती है आपको बताना है। तो सही उत्तर अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन ए। दोस्तों अनुप्रास अलंकार जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अगला प्रश्न है वीर रस में इनमें से कौन से गुण की प्रधानता होती है? ओज, प्रसाद, माधुर्य या ये सभी? तो सही उत्तर है वीर रस में ओज गुण की प्रधानता होती है। ओज गुण में वीर रस की प्रधानता होती है। ओज वह गुण है जिससे चित्त में स्फूर्ति आ जाए, मन में तेज उत्पन्न हो जाए। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई की रचना है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चंदबरदाई पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं और ये पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे। इस रचना में पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना का उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। यह उक्ति किस रचनाकार की है? निराला जी की, धर्मवीर भारती, अज्ञेय या महादेवी वर्मा? तो ये महादेवी वर्मा का है। महादेवी वर्मा छायावाद के कवियों में महत्वपूर्ण हैं। सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिन चुने शब्दों में स्वर साधना का उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। अगला प्रश्न है किस कृति के लिए निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये है कव्वे और काला पानी। दोस्तों कव्वे और काला पानी कहानी संग्रह के लिए निर्मल वर्मा को 1985 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट के पहले सेट का जो ये हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय भाषा परिषद कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो सही उत्तर है कोलकाता में, ऑप्शन ए। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता में स्थित है। यह एक प्रमुख हिंदी सेवी संस्थान है जिसकी स्थापना 1975 यानी 1975 में की गई थी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी खंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया है। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।